यदि आप जीरो से ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के जीरो टू ज्योतिष प्लेलिस्ट के सारे वीडियोस को आप लाइन से देख सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी है। राम राम, मेरा नाम है आदित्य और ग्रह लक्षण ज्योतिष में आपका स्वागत है। इस कोर्स के हम दूसरे चैप्टर पर अब आ गए हैं, जिसका नाम है मास्टरिंग द सिग्निफिकेशंस। इसमें 3 से लेकर 4 तक लेक्चर्स होंगे और ये इस चैप्टर का पहला लेक्चर है। का टॉपिक है ट्रिक टू अंडरस्टैंड हाउ सिग्निफिकेशंस। अब इस लेक्चर में हम 12 हाउसेस के बारे में पढ़ेंगे और ये जो लेक्चर है एकदम जीरो से शुरुआत हो रहा है। ये हाउस के बारे में हम जितना जानते हैं एकदम जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक हम लोग चलेंगे इसमें, इस लेक्चर में। अब देखिए, ये कुंडली है, ये फर्स्ट हाउस है, ये सेकंड हाउस है, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, एट हाउस, नाइन्थ हाउस, टेंथ हाउस, 11th हाउस, 12th हाउस। देखिए यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स नए हैं जिन्हें हाउस सिग्निफिकेशन याद करने में प्रॉब्लम हो रहा है। इस लेक्चर में मैं आपको प्रत्येक हाउस के सिग्निफिकेशन को कुछ कीवर्ड्स और स्टोरीज के माध्यम से मैं ऐसा समझाऊंगा कि वह आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ये जो लेक्चर है एक बेसिक आउटलाइन आपको देगा और एडवांस लेवल के सिग्निफिकेशंस मैं आगे के लेक्चर में जब जरूरत होगा, जब वो टॉपिक पढ़ाया जाएगा तब पढ़ाऊंगा। अब जैसा कि मैंने कहा था कि प्रश्न में क्या जरूरी है, सबसे जरूरी क्या है। जब भी कोई व्यक्ति आपके पास प्रश्न लेके आ रहा है तो प्रश्न का नेचर को समझना, ठीक है, प्रश्न क्या कहना चाहता है। तो सबसे जरूरी चीज है कि कार्यभाव होता है ना, कि हमको अगर मान लीजिए कि सामने वाला आया कि मेरा वीजा खो गया है या वीजा दूसरा कब बनेगा, या फिर पासपोर्ट खो गया है, या फिर नक्शा नहीं पास हो रहा है, ऐसा कोई आया, आपको पता ही नहीं है कि कैसे देखा जाता है, किस हाउस से देखा जाता है, तो कैसे आप उसका प्रिडिक्शन करेंगे, कैसे उसका भविष्य कथन करेंगे, प्रश्न में कैसे हल करेंगे। ठीक है, तो ये जो लेक्चर है हाउस सिग्निफिकेशन वाला वो जबान पे होना चाहिए, है कि नहीं। और ये जो बहुत कठिन चीज नहीं है, मैं एकदम स्टोरी वाइज आपको ऐसा समझाऊंगा कि आपको याद हो जाएगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। अब हम यहाँ देखते हैं फर्स्ट हाउस के बारे में। अब जो फर्स्ट हाउस होता है सबसे पहले लिख लीजिए, उसको कहते हैं प्रथम भाव संस्कृत में और कोड हिंदी में। और फर्स्ट हाउस के 3 कीवर्ड्स आप याद रखिए। फर्स्ट हाउस को कहते हैं लग्न भाव, हाउस ऑफ असेंडेंट, असेंडेंट हाउस। इस कीवर्ड को याद रखिए, लग्न। और तनु भाव, हाउस ऑफ बॉडी। तन का मतलब क्या होता है? तन मन धन, शरीर ना, ठीक है, बॉडी। और जन्म भाव, हाउस ऑफ बर्थ। अब ये जो लग्न है, ये जो लग्न लग्न क्या दिखाता है? ठीक है, नाम है प्रथम भाव, प्रथम भाव को लग्न कहते हैं। लग्न क्या दिखाता है? बिगिनिंग को। तो इसे बिगिनिंग या फिर आद्य भाव भी कहते हैं। एक सिग्निफिकेशन लिख दीजिए, फर्स्ट हाउस सिग्निफाइज बिगिनिंग, किसी भी चीज का आरंभ फर्स्ट हाउस दिखाता है। ठीक है, अब किसी भी चीज का आरंभ है तो ये भी दिखाता है कि आप संसार में किस वजह से प्रवेश किए हैं। एंट्रेंस टू द वर्ल्ड, माया में प्रवेश। जब भी किसी को व्यक्ति का जन्म होता है तो इस धरती में प्रवेश करता है, वो किस लिए किया है, ठीक है, क्या पर्पस है, वो लग्न ही बताएगा। तो लग्न अगर बिगिनिंग है तो जीवन का भी बिगिनिंग लग्न ही होगा ना, यानी बर्थ, जन्म भी लग्न बताता है। अब ये जो लग्न है वो क्या है? जीवन है, बिगिनिंग है। तो ये जीवन में उद्देश्य लग्न ही बताएगा। जन्म कुंडली में आप देखिए लग्न में कौन से ग्रह हैं, कितने शुभ ग्रह हैं, कितने अच्छे ग्रह हैं, लग्नेश कहाँ पे जाके बैठा है। लग्नेश जहां बैठा हुआ है वो जीवन का उद्देश्य है आपका। ठीक है, लिख लीजिए, लग्नेश यदि लग्न में है तो जीवन का उद्देश्य आप खुद हैं। सर एक पूछना था। जी आप जो लग्नेश बोल रहा है यानी वो फर्स्ट हाउस का स्वामी ना? हाँ, देखिए हम क्या बोले, लग्न, लग्न क्या होता है? फर्स्ट हाउस। एस क्या, ईस क्या होता है? उसको स्वामी, फर्स्ट हाउस स्वामी। ये इस चीज को भी ध्यान लीजिए, ईस मतलब होता है स्वामी, इंद्रेश, इंद्र का स्वामी। अब आगे चले। अब जो दूसरा कीवर्ड मैंने बताया था आपको,
तनु भाव का, उसको आप लोग नोट करिए। तनु का मतलब क्या होता है? तनु का मतलब क्या होता है? बॉडी ना। तो लग्न क्या दिखाएगा? फिजिकल बॉडी। लिख लीजिए, शरीर, काया, फिजिकल बॉडी लग्न बताता है। अब यदि लग्न फिजिकल बॉडी दिखाता है तो इसका मतलब ये भी है ना कि लग्न खुद को भी दिखाता है ना, स्वयं को, सेल्फ। अब यदि लग्न बॉडी दिखा रहा है तो जाहिर सी बात है बॉडी का अपीयरेंस भी दिखाएगा, रूप। कैसा, मोटा शरीर का है, पतला शरीर का है, नाक का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, सर का स्ट्रक्चर कैसा है, पूरे बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, वो सब बताता है। अब यदि लग्न रूप बता रहा है, स्ट्रक्चर बता रहा है, तो कॉम्प्लेक्शन यानी शरीर का रंग भी बता सकता है ना। ऐसे इसे याद हो जा रहा है ना, बस एक एक बॉडी से आप इतने सारे सिग्निफिकेशन आप निकाल ले रहे हैं, ठीक है। अब यदि लग्न बॉडी है तो बॉडी का हेल्थ भी आप लग्न से निकाल सकते हैं। अब कोरिलेट कैसे करना है वो मैं समझा रहा हूं। और यदि लग्न बॉडी है तो बॉडी का एटीट्यूड, ठीक है, बिहेवियर, एटीट्यूड, वो भी आप समझ सकते हैं ना, लग्न से ही देखा जाता है। अब लग्न यदि बॉडी है, एटीट्यूड है, बिहेवियर है, तो व्यक्ति का पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व भी लग्न से ही देखा जाता है, यानी फर्स्ट हाउस से ही देखा जाता है। समझ में आया आपको? अब यदि व्यक्ति का जो पर्सनैलिटी है, बिहेवियर है, लग्न से यदि देखे तो इसका मतलब ये भी हो सकता है ना कि व्यक्ति के अंदर जो इन्नेट नेचर है, स्वभाव है, व्यक्ति का आंतरिक स्वभाव, वो भी लग्न से ही देखा जाएगा। दिमाग में क्लियर हो रहा है कि नहीं आप? हो रहा है। हम्म, बढ़िया है। इतना मेहनत करने का कुछ तो फायदा है। नहीं नहीं, आपका एनिमेशन से एकदम हाँ। क्लियर हो रहा है सर। तो वो क्या है ना कि हमको सबसे लिखना पड़ा, फिर कोरिलेट करना पड़ा कि कैसे समझा है स्टोरी वाइज। अभी तो बहुत सारा अच्छा अच्छा चीज है बारह भावों का। अब यहां पर लगने से यदि शरीर देखा जा रहा है तो बॉडी का स्ट्रेंथ और वीकनेस, बलाबल, ये भी देखा जाता है, ठीक है। बलाबल भी देख सकते हैं ना, यदि बॉडी देख रहे हैं तो उसका स्ट्रेंथ और वीकनेस बॉडी का वो भी देख सकते हैं ना। अब लग्न से बॉडी देखा जा रहा है, पर्सनालिटी देखा जाता है, बिहेवियर, एटीट्यूड देखा जा सकता है, तो व्यक्ति का डिग्निटी, गरिमा, ये भी देखा जा सकता है ना, कितना डिग्निटी है उसमें। नोट कर लिया आपने? बस एक बॉडी के सिग्निफिकेशन से आपने इतना सारा सिग्निफिकेशन निकाल दिया, कोरिलेट कर लिया। अब अगला है जन्म। लिख लीजिए, लग्न क्या होता है? जन्म। अब बताइए, जन्म है तो सबसे पहले आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या कोई अ, इससे जुड़ा हुआ सिग्निफिकेशन बता सकता है अपना से दिमाग लगा के? अरे कुछ तो बोलिए, सोमनाथ जी, अभय जी, नेहा जी, कुछ तो बोलिए। पर्पस ऑफ लाइफ। वो तो बता चुका हूं मैं, वो तो पहले ही बता चुका हूं मैं। अब यदि कोई बालक जन्म लेता है तो वो क्या, सबसे पहले क्या होता है? शिशु होता है ना, इन्फेंसी, शैशव काल। जो शैशव काल होता है वो फर्स्ट हाउस से ही देखा जाता है। मतलब दूध पीता बच्चा का उम्र, मतलब 0 से लेके 2 साल की उम्र तक का, या 6 महीने की उम्र का, एकदम जन्मत हुआ बच्चा वाला उम्र जो होता है वो फर्स्ट हाउस से ही देखा जाता है। यदि फर्स्ट हाउस से जन्म देख रहे हैं तो फर्स्ट हाउस से जन्म का स्थान, बर्थ प्लेस, कहाँ पैदा हुए थे, जहां पैदा हुए थे वहां नाली था, या गढ़ा था, या फिर नदी बह रहा था, या पर्वत था, या मार्केट प्लेस के आसपास जन्म लिए हैं, ये सब भी आप बता सकते हैं। प्रश्न में तो बहुत काम आता है, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन में तो और भी बहुत ज्यादा काम आता है। अब जन्म स्थान देख रहे हैं, जन्म का प्लेस देख रहे हैं, तो ये भी बता सकता है कि कौन सी चीजें बर्थ प्लेस के निकट थी, नदी, पहाड़, ठीक है, कौन सा दुकान था, कौन सा व्यक्ति था जन्म स्थान के समय। अब एक और चीज है, थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, यदि हम जन्म देख रहे हैं, जो जन्म है, जीवन है, वो कितने समय तक रहेगा, मतलब व्यक्ति की आयु भी लग्न से हम लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पे कंट्रोवर्सी ये उठता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि जो लॉन्जिविटी है,
आयु है, वो 8th हाउस से देखा जाता है। लेकिन आप ये बताइए, यदि हमको पता चल जाए शरीर कैसा है, बलाबल शरीर के स्ट्रेंथ कैसा है, हेल्थ कैसा है, तो ये हम प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि नहीं कि व्यक्ति कितने उम्र तक जिएगा या फिर कितने समय तक जी सकता है कि नहीं? अगर हमको पता चला कि इस व्यक्ति का शरीर बहुत कमजोर है, बहुत ज्यादा बीमार रहता है, तो इसका मतलब ये है कि ज्यादा उम्र लंबा नहीं होगा इसका। इसका मतलब यही है ना। तो फर्स्ट हाउस से लॉन्जेविटी भी देखा जाता है। और कोई व्यक्ति ऐसा बोले, उत्तर कलामृत के चैप्टर 5 श्लोक नंबर 1 से 1.5 तक जो श्लोक है उसमें मेंशन किया गया है कि फर्स्ट हाउस से लॉन्जिविटी देखा जाता है। उत्तर कलामृत जो है, महाकवि कालिदास के बारे में सुना होगा आपने, उन्होंने लिखा है। ठीक है, जिनका जीभ कट गया था और काली माता आशीर्वाद दी थी, ये कहानी तो याद होगा ना आप लोग को। अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब जो सेकेंड हाउस है, चलिए उसको देखते हैं। ये देखिए, अब सेकेंड हाउस में मूव करते हैं। सेकेंड हाउस को बोला जाता है द्वितीय भाव, दूसरा घर। अब ये जो द्वितीय भाव है, इसके दो कीवर्ड्स आप याद रखिए। संचय भाव, संचय का क्या मतलब होता है? अक्यूमुलेशन, इकट्ठा होना। वो कोई भी चीज जो इकट्ठा है, एक साथ है, वो द्वितीय भाव दिखाता है। इतना बस आप याद रखिए। और जो दूसरा है वो है मुख भाव। मुख का क्या मतलब है? मुख मतलब फेस या फिर माउथ, खाना खाना। अब चलते हैं। अब पहला सिग्निफिकेशन क्या होगा? सबसे पहले व्यक्ति जब जन्म लेता है तो सबसे पहले वो कहाँ जाता है? कहाँ लोग इकट्ठा होते हैं? उस व्यक्ति की फैमिली ही इकट्ठी रहती है ना, कुटुंब, कुनबा इकट्ठे रहते हैं ना। एक व्यक्ति का फैमिली होता है क्या? एक व्यक्ति का फैमिली तो होता नहीं। जब ब्लड रिलेशन के लोग इकट्ठे होते हैं तो उसको कहते हैं फैमिली, कुटुंब। ये जो कुटुंब है ना, वो कुनबा को बता रहा है। फैमिली तो उसका बहुत लूज ट्रांसलेशन हो गया। एक होता है कुनबा, लार्ज फैमिली, जो आपके चाचा मामा ताऊ सब आ गए उसमें, कुटुंब में। अब क्या है कि इसमें जो वेल्थ होता है ना, वो भी सेकेंड हाउस ही बताता है। क्योंकि वेल्थ 1 रुपया आपके पास है तो क्या फायदा, जब तक इकट्ठा ना हो। संचित धन लिख लीजिए, संचित धन, वो धन जो आपके पास इकट्ठा रूप में हो। बैंक बैलेंस हो गया, है कि नहीं? कैश कैश हो गया, और भी बहुत सारी चीजें। अब तीसरा चीज है, अब देखिए एक और चीज लिख लीजिए। जो सेकंड हाउस होता है वो सस्टेनेंस का भाव होता है। फर्स्ट हाउस जन्म है, तो सेकंड हाउस पालन पोषण है। तो सेकंड हाउस स्टोर्ड रिसोर्सेस, संग्रहित संसाधन, वो संसाधन जो जीने के लिए जरूरी हैं, उसको संग्रह करना सेकंड हाउस कहलाता है। अब यदि सेकंड हाउस संचित धन है, तो इसका मतलब ये है, और बैंक बैलेंस है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि सेकंड हाउस बैंक भी दिखाएगा, अधिकोष। याद हो रहा है कि नहीं आप लोग को? अब सेकंड हाउस वेल्थ है, तो बहुत सारा धन, जब हीरा जवाहरात जब इकट्ठा हो जाता है तो उसको कहते हैं ट्रेजर। ठीक है, खजाना। सेकंड हाउस खजाना दिखाता है, वेल्थ दिखाता है, तो ट्रेजरर भी दिखाएगा ना, खजांची, कोषाध्यक्ष। तो आपसे कोई बोले कि हमको कोषाध्यक्ष बनना है, कि बैंक में ट्रेजरर बनना है, या बैंक का मैनेजर बनना है, तो आप कौन सा हाउस लेंगे? सेकंड ना। सेकंड हाउस। ऐसे ही याद करना है। अब ये बताइए कि सेकंड हाउस यदि वेल्थ है, रिसोर्सेज है, तो इसका मतलब हो सकता है कि कीमती धातु भी सेकंड हाउस होंगे, जैसे सोना चांदी, ये सब भी सेकंड हाउस ही होता है। क्योंकि प्रीसियस चीजें है ना, प्रीसियस मेटल्स लिख लीजिए। अब यदि प्रीसियस मेटल्स है, तो जितने भी जेम्स है, रत्न है, ठीक है, माणिक्य हो गया, मूंगा हो गया, नीलम हो गया, ये सब भी सेकंड हाउस ही दर्शाता है। अब यदि सेकंड हाउस, मान लीजिए कि यदि प्रीसियस मेटल्स है, सोना चांदी है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है ना कि आभूषण, आभूषण भी सेकंड हाउस हो सकता है कि नहीं? ज्वेलरी। अब सेकंड हाउस वो धन है जो आसानी से उपयोग हो सके, इकट्ठा हो, आसानी से उपयोग हो सके। तो जो लिक्विड कैश होता है, नगदी, आपके पास 100 करोड़ का प्रॉपर्टी है, लेकिन जब जरूरत पड़ जाए कि अभी हमको 1 करोड़ का जरूरत है, कहीं कहीं पैसा देना है, तो आप 100 करोड़ को प्रॉपर्टी नहीं ना बेचेंगे? क्या फायदा?
जब तक आपके पास लिक्विड मनी नहीं है तब तक जीवन में सिक्योरिटी नहीं है जीवन में, ठीक है। तो सेकेंड हाउस लिक्विड मनी दिखाता है, नकदी पैसा जो खर्चने के लिए एकदम एक स्टेप में खर्च सके उसको, किसी भी प्रकार का, जैसे बैंक में पड़ा हुआ धन है कि नहीं, या फिर आपके पास रखा हुआ धन, काला धन भी हो सकता है ना, काला धन भी लिख लीजिए, ब्लैक मनी। नहीं, काला धन मत लिखिए, एट हाउस में होता है काला धन। एट हाउस में हम भुला गए, एट हाउस में होता है, एट हाउस में लिख लीजिएगा। अब यदि बताइए सेकेंड हाउस यदि फैमिली दिखा रहा है तो इसका मतलब ये है सेकेंड हाउस फैमिली का देती यानी कुल देवता को भी दर्शाएगा। तो अब यहां पर एक एक बात हमको बताइए कि अब संचित भाव तो हो गया, अब संचित भाव से इतना सब चीज आप निकाल सकते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें आप निकाल सकते हैं यदि दिमाग लगाए तो अब जब भी आप कोई किताब पढ़ेंगे, क्लासिक्स पढ़ेंगे, तो ऐसे को रिलेट करना है, ठीक है। ऐसे एक सिग्निफिकेशन को दूसरे सिग्निफिकेशन से को रिलेट करेंगे तभी आप याद कर पाएंगे, वरना हम भी खुद नहीं याद कर पाएंगे, ठीक है। हमको भी खुद नहीं इतना याद हो पाएगा। अब आगे ये देखते हैं। अब जो दूसरा है वो है मुख भाव। मुख का क्या क्या मतलब होता है, पूरा फेस और या फिर मुंह, द्वार। अब जो ये जो मुख भाव है, तो आप समझ लीजिए कि ये मुख है, तो मुख क्या, सबसे पहले मुंह क्या होता है, मुख में होता है, मुख से क्या करते हैं, बोलते हैं ना। तो सेकेंड हाउस स्पीच दिखाता है। मुख में क्या होता है, दांत 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 होता है, जीभ होता है। जीभ बोलते किससे हैं, होठ से होते हैं, जीभ से भी बोलते हैं ना, जीभ से बोलते हैं, होठ से भी बोलते हैं ना, तो सेकेंड हाउस होठ भी दिखाता है। और मुख में क्या होता है, दांत। दांत। दांत बोला था ना किसी ने। और सेकेंड हाउस से हम लोग क्या करते हैं स्पीच के अलावा, सेकेंड हाउस से हम फूड या फिर इनटेक, अन्न को ग्रहण करना या फिर फूड, किसी भी प्रकार का फूड। तो सेकेंड हाउस से हम सिर्फ खाते थोड़ी ना, पीते भी तो हैं। तो सेकेंड हाउस से पानी, ठीक है, पीने की आदत, ड्रिंकिंग हैबिट्स, यानी क्या पीना, यानी शराबी है कि नहीं, वो सेकेंड हाउस से पता लगेगा। अब जो सेकेंड हाउस होता है वो मुख होता है यानी फेस होता है, तो फेस पे क्या और क्या चीजें होती हैं, नासिका आईज होता नो है और नोज भी होता है। तो सेकेंड हाउस क्या होता है, आईज और नोज, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अगला क्या होगा, थर्ड हाउस। अब थर्ड हाउस, यहां पर थर्ड हाउस को तीसरा घर या तृतीय भाव भी कहते हैं, लिख लीजिए। कुछ लोग हिंदी संस्कृत नहीं जानते, जानना चाहिए। अब एक कीवर्ड्स आप लिखिए, तीसरे भाव को कहते हैं सहज भाव। सहज का क्या मतलब होता है, सह और धन ज, सह मतलब होता है साथ वाला, और ज मतलब होता है जन्म लेने वाला या फिर उत्पन्न होने वाला, यानी वह व्यक्ति जो साथ उत्पन्न हो या फिर साथ तुम्हारे साथ रहे, उसको कहते हैं सहज। और सहज का एक और मतलब भी होता है सरलता से, है कि नहीं, दो मतलब होते हैं ना। तो सहज का मतलब होता है साथ रहने वाला या फिर सरलता। अब एक और कीवर्ड आप लिखिए, ये जो थर्ड हाउस होता है वो होता है हस्त भाव। हस्त क्या होता है, हाथ होता है ना, हाथ से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं वो थर्ड हाउस बताएगा। तो मैनुअल स्किल्स, हाथ से जितना भी मैनुअल स्किल्स किया जाता है वो थर्ड हाउस बताता है। तो सबसे पहले देखते हैं सहज भाव का सिग्निफिकेशंस। अब जो सहज है मतलब साथ उत्पन्न होने वाला ना, तो साथ उत्पन्न कौन सा होता है आपके पास, आपका कोबॉर्न, सिबलिंग, सहोदर। अब सिबलिंग होता है तो स्पेसिफिकली भाई, सहज तृतीय भाव से देखा जाता है। अब कुछ व्यक्तियों के लिए कभी किसी का भाई नहीं होता है, तो व्यक्ति अपने दोस्तों को भी भाई कहते हैं ना, तुम तो मेरे भाई जैसे हो। कोई भी लड़का जो अपने दोस्त दोस्त नहीं बोलते, भाई बोलते हैं, है कि नहीं। कोई कोई डिसअग्री करता है क्या, अरे नहीं ना। अरे नहीं हमारा नहीं। कोई स्कूल फ्रेंड है, कॉलेज फ्रेंड है, हम क्या, और भाई क्या हालचाल है, ये बोलो, ऑल दोस्त बोलो,
दोस्त दोस्त बोलने मतलब ये जिगरी नहीं है, दूर से भगा देते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि थर्ड हाउस जो होता है वो फ्रेंड भी दर्शाता है। अब बताइए कि मैंने क्या बोला था कि थर्ड हाउस क्या होता है, कंपेनियन, यानी साथ रहने वाला या साथ उत्पन्न होने वाला, मतलब एक ही परिस्थिति झेलने वाला। तो अगर आप किसी कहीं पर जॉब करते हैं, आपके टीम को डांटा गया, आपको भी दुख हुआ, आप भी डांट सुने, आपका सहकर्मी भी डांट सुनेगा ना, ठीक है, कलीग इज थर्ड हाउस, समझे कि नहीं, आपके साथ रहने वाला। अब आप जहां रहते हैं वहां पर जो मकान है आपका, ठीक है, वहां पर तो कोई और भी रहता होगा ना आसपास, तो आपका पड़ोसी, वो भी थर्ड हाउस से देखा जाता है। अब जिस व्यक्ति के अंदर सरलता हो, सहज का मतलब एक और मतलब होता है सरलता, आसानी से। अब इसका मतलब यह है कि जिस व्यक्ति के अंदर सरलता होगा, इस व्यक्ति के अंदर पेशेंस भी तो होगा, धैर्य भी तो होगा। तो थर्ड हाउस धैर्य को भी दर्शाता है। अब दूसरा देखते हैं। अब देखिए थर्ड हाउस को कहते हैं मैनुअल स्किल्स, मतलब हाथ से जुड़ा हुआ काम, हस्त भाव। अब यहां पर हाथ से हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो लिखना, राइटिंग, राइटिंग। लिखने का। अब हाथ से यदि हम लोग लिख सकते हैं तो ड्राइंग और पेंटिंग भी तो कर सकते हैं ना। तो चित्रकारी, ड्राइंग, पेंटिंग, ये सब चीजें थर्ड हाउस से देखा जाता है। ये सब हाथ से ही नहीं करते हैं, कोई पैर से करता है क्या। अब अब यदि थर्ड हाउस राइटिंग है तो थर्ड हाउस लेटर भी होगा, है कि नहीं, पत्र। अब यदि थर्ड हाउस जो है वो लेटर है, पत्र है, तो थर्ड हाउस डॉक्यूमेंट यानी दस्तावेज भी हो सकता है ना, है कि नहीं। क्लियर है कि नहीं आप लोगों को। अगर एक लेटर हो सकता है तो पूरा दस्तावेज भी तो हो सकता है, डॉक्यूमेंट। हर प्रकार का डॉक्यूमेंट थर्ड हाउस दर्शाता है। जैसे कि आर्किटेक्ट का वाला डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट पास नहीं हो रहा है मेरा, डॉक्यूमेंट पेपर फंसा हुआ है, हर तरह का पेपर थर्ड हाउस दिखाता है। अब अब थर्ड हाउस लेटर है, डॉक्यूमेंटेशन है, तो उसको किसी को देंगे, किसी को लेंगे, पत्र व्यवहार होगा ना। तो थर्ड हाउस कम्युनिकेशन यानी संचार। लेटर है तो आप किसी को देंगे, किसी से लेंगे, पढ़ेंगे, किसी को लिखेंगे, मैसेजिंग, ठीक है, ये सब भी थर्ड हाउस ही दिखाता है। कम्युनिकेशन, हर प्रकार का कम्युनिकेशन थर्ड हाउस दिखाता है। अब हर प्रकार का कम्युनिकेशन है तो ट्रांसपोर्टेशन भी, आप कहीं से कहीं पे किसी को मिलने के लिए भी जाएंगे ना, वो भी कम्युनिकेशन है ना। तो उसके लिए क्या यूज करते हैं आप, गाड़ी घोड़ा यूज करेंगे ना, वाहन इत्यादि। तो हर प्रकार का ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, परिवहन, यातायात थर्ड हाउस दिखाएगा। क्योंकि थर्ड हाउस भी कनेक्टिविटी है ना, कम्युनिकेशन है ना, सड़कें भी तो एक कनेक्टिविटी है ना, ठीक है। अब थर्ड हाउस यदि परिवहन दर्शा रहा है, ट्रांसपोर्ट दर्शा रहा है, तो थर्ड हाउस ट्रेवल यानी यात्रा को भी दर्शाएगा ना। अब मैं आपको बता दूं कि जो थर्ड हाउस है मेनली शॉर्ट, जो लघु यात्राएं होती हैं उनको दर्शाता है, कि बाजार से गए, ठीक है, या 2 किलोमीटर दूर गए, ठीक है, ये सब चीजें थर्ड हाउस दिखाता है। जो डेली रूटीन वाला ट्रेवलिंग है, ठीक है, ऑफिस के लिए जाते हैं, वो सब थर्ड हाउस दिखाता है। ऐसा ट्रेवलिंग आप जो आपके लिए बहुत रेयर नहीं है, वो थर्ड हाउस दिखाता है, आम ट्रेवलिंग। यदि आप कम्युनिकेशन करते हैं, किसी को कुछ बताएं, कुछ कम्युनिकेट किए, तो वो आपकी बात सुनेगा ना, वो आपकी बात सुनेगा, समझेगा। तो सुनने के लिए क्या चाहिए आपको, ईयर, कान, भी थर्ड हाउस होता है, वो भी कम्युनिकेशन का एक माध्यम है ना। बिना ईयर के जी। आप कम्युनिकेट कैसे कर पाएंगे, इस चीज को रिलेट करिए आप। अब थर्ड हाउस कम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रैवलिंग है, तो ये सब एक नेटवर्किंग है ना। तो हर प्रकार का नेटवर्किंग थर्ड हाउस दिखाता है। अब आज के जमाने में नेटवर्किंग कैसे हो रहा है, कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है, ऑनलाइन माध्यम से। तो हर प्रकार का ऑनलाइन एक्टिविटी थर्ड हाउस दिखाता है, मैसेज करना, व्हाट्सएप करना, सोशल मीडिया, वो भी कम्युनिकेशन का साधन है ना। तो वो भी थर्ड हाउस दिखाता है। अब देखिए हम लोग हाथ से शुरू किए हैं और ऑनलाइन एक्टिविटी मैसेजिंग तक पहुंच गए, व्हाट्सएप तक पहुंच गए। अब थर्ड हाउस क्या होता है,
एनी स्किल, किसी भी प्रकार का स्किल दिखाता है। अब स्किल को दिखाने के लिए आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, आ गया ना, प्रयत्न। अब अब एफर्ट करते हैं तो साथ में हार्डवर्क भी तो करना पड़ेगा, तभी ना एफर्ट कर पाएंगे, मेहनत। फिर थर्ड हाउस दिखाता है। अब यदि एफर्ट लगाते हैं, हार्डवर्क करते हैं, तो जो उसको करने के लिए जो पराक्रम चाहता है, करेज चाहता है, वो भी थर्ड हाउस दिखाता है। अब यदि आप में एफर्ट करने की क्षमता हो, मेहनत करने की क्षमता हो, पराक्रम दिखाने की क्षमता हो, तो आप दृढ़ हो जाते हैं ना, प्रिजर्वरेंस यानी दृढ़ता, आप कठोर हो जाते हैं। तो दृढ़ता जो है थर्ड हाउस दिखाता है। यदि आप में मेहनत पराक्रम दिखाने की क्षमता है, तो आप स्पोर्ट्समैनशिप वाले आदमी होंगे ना, तो यानी हर प्रकार का स्पोर्ट्स, उसमें भी तो मेहनत लगता है ना। अब अगला देखते हैं, चलिए अब फोर्थ हाउस पर बढ़ते हैं। अब फोर्थ हाउस के लिए आप सिग्निफिकेशन या फिर कीवर्ड्स सबसे पहला आप नोट करिए, मनोभाव। तो फोर्थ हाउस का सबसे पहला सिग्निफिकेशन है मन। देखिए, मन का जो इंग्लिश होता है ना, वो होता ही नहीं है। मन का इंग्लिश माइंड कहते हैं, लेकिन मन का इंग्लिश मन ही होता है। कोई इंग्लिश तो बना नहीं है, तो मैंने माइंड लिख दिया। जो अंग्रेज होते हैं ना, जब भी हम लोग मन बोलते हैं, वो माइंड समझते हैं। आप लोग इतना भेद रखिएगा, मनोभाव मतलब मन के अंदर क्या चल रहा है, यानी माइंड के अंदर क्या चल रहा है। और जो दूसरा कीवर्ड्स याद रखिए, वो है सुख भाव, हैप्पीनेस। हर तरह का हैप्पीनेस फोर्थ हाउस दिखाता है। हर प्रकार की मन की स्थिति फोर्थ हाउस दिखाता है, याद रखिए। अब अब मनोभाव है, तो फोर्थ हाउस सबसे पहले क्या दिखाएगा, पीस ऑफ माइंड, यानी मन। मन की शांति भी लिख सकते हैं, मन भी लिख सकते हैं। मैंने एक्चुअल ट्रांसलेशन तो नहीं किया है, ठीक है, ताकि आपको एक ही बॉक्स में दो मिल जाए। मन है, मन की शांति है। अब मन है, तो जाहिर सी बात है, फोर्थ हाउस यदि मन को दिखा रहा है, तो मन में क्या चीज होती हैं, भावनाएं। मन में भावनाएं होती है कि नहीं, इमोशंस। तो फोर्थ हाउस जो है इमोशंस को भी दर्शाता है। अब फोर्थ हाउस यदि इमोशंस दिखाता है, मन दिखाता है, पीस ऑफ माइंड दिखाता है, तो इनर कॉन्शियसनेस जो आपके मन के अंदर चल रहा है, इनर कॉन्शियसनेस यानी चित्त, वो भी दर्शाएगा मन। अब यदि आपकी भावनाएं, इनर कॉन्शियसनेस और मन, ये सब चीजें फोर्थ हाउस दिखाता है, तो आपके जो पैशन है, जुनून है, जुनून, ठीक है, जुनून इज अ कारका ऑफ फोर्थ हाउस। सिग्निफिकेशन को हिंदी में कारक कहते हैं रिप्रेजेंटेटर, लिख लीजिए आप। एकदम जीरो तो ज्योतिष पढ़ रहे हैं। तो अब इसमें जो मन है, अब मन अच्छा रहेगा, ठीक है, भावनाएं ठीक रहेंगी, स्टेबल रहेंगी, तो आप में सुरक्षा की भावना होगी, यानी सेंस ऑफ सिक्योरिटी। मन मन क्या होता है, मातृभाव होता है ना, माता के आंचल में व्यक्ति सबसे ज्यादा सिक्योर रहता है। मन जिसका स्टेबल रहेगा वही सिक्योर है, जिसका मन स्टेबल नहीं है वो सिक्योर नहीं है। मन से ही इनसिक्योरिटी आती है, यानी फोर्थ हाउस इनसिक्योरिटी भी दिखाता है यदि खराब हो तो। अब मन क्या होता है, मन क्या होता है कि अब देखिए, हम लोग जो बोलते हैं दिल, दिल, वो एक दिल जो है, हम दिल से सोचो, दिल सोचता है क्या, दिल सोचता जी। है। अब व्यक्ति बोला कि दिल से सोचो, मतलब मन का वो हिस्सा जो अपने लिए सोचता है और जो बहुत कोमल है, जो सबका भला चाहता है, वो उसको कहते हैं दिल। तो ऐसी चीजें जो दिल के करीब हो, वो मन दिखाता है। जो आपके हार्ट के करीब हो, तो मन का एक और सिग्निफिकेशन है, हार्ट का ऊपरी हिस्सा, वो भी मन दिखाता है। अब व्यक्ति की, एक बालक की सबसे करीब कौन होता है, एक बालक के दिल में सबसे करीब कौन होता है, बताइए। मदर। माँ। माता, मदर, ठीक है। अब मदर है, तो मदर के खानदान के जितने चीजें हैं, मदर साइड, ननिहाल, वो भी मन दर्शाता है। अब दिल के करीब आपके फ्रेंड्स भी होते हैं, रिलेटिव भी होते हैं ना, तो मन बंधु यानी फ्रेंड्स या फिर रिलेटिव। बंधु शब्द रिलेटिव के लिए भी उपयोग किया जाता है,
फ्रेंड्स के लिए भी उपयोग किया जाता है, एकदम क्लोज फ्रेंड, क्लोज वाला फ्रेंड। अब जो फोर्थ हाउस है, जो आपकी मदर है, वो आपका पालन पोषण करती है, वो आपको दूध पिलाती है ना, तो जितनी भी चीजें होती हैं जो दूध देती हैं, वो भी फोर्थ हाउस दिखाता है। यानी दुधारू पशु, कैटल, गाय हो गई, भैंस हो गई, जिसका भी आप दूध पीते हैं, जो भी दूध दे सकती है, जिसका भी दूध व्यक्ति उपयोग करता है, उसको फोर्थ हाउस से दिखाता है। एक और चीज आप लोग लिख लीजिए, फोर्थ हाउस दिखाता है ब्रेस्ट को, चेस्ट एरिया को। अब अब आगे बढ़ते हैं। सुख भाव। अब ये जो सुख भाव है, सुख का मतलब क्या होता है? हैप्पीनेस। अब हैप्पीनेस क्यों होता है व्यक्ति को? जब व्यक्ति को सुविधा मिले, कन्वीनियंस मिले, तो व्यक्ति हैप्पी होता है। आप किसी तरह की दुविधा में हो तो अब आप हैप्पी हो सकते हैं। तो फोर्थ हाउस दिखाता है कन्वीनियंस, सुविधा, सुख। अब जो एक गरीब व्यक्ति है, जिसके पास सर छिपाने का जगह नहीं है, उसके लिए कौन सा चीज सबसे ज्यादा सुख कारक होगा? घर। घर, होम। ठीक है। अब जो फोर्थ हाउस, यदि घर है, घर किस पे बनता है? जमीन जमीन पे पे। बनता है ना। तो जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, फोर्थ हाउस दिखाता है। अब जमीन जायदाद है, ठीक है, तो जिस पे हम लोग अन्न उगाते हैं, वो भी एक प्रकार का जमीन ही है ना। तो खेत, फार्म, वो भी प्रॉपर्टी है ना एक तरह का। तो खेत भी जो होता है, वो फोर्थ हाउस दिखाता है। अब मैं आपको बता दे रहा हूं कि मैं इस कोर्स में एक ऐसा लेक्चर, एक छोटा सा पार्ट आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा कि यदि कोई किसान आया कि इस साल फसल अच्छी होगी कि नहीं, क्वांटिटी अच्छा होगा कि नहीं, फसल में रोग लगेगा कि नहीं, ये सब भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये किसी ने पूछा नहीं है। अब फोर्थ हाउस यदि सुविधा है, तो सुविधा हमको पाएंगे तो हमको क्या मिलता है? आराम, कंफर्ट। सुविधा से ना कंफर्ट मिलता है, तो फोर्थ हाउस दिखाता है कंफर्ट। कंफर्ट हमको एक और चीज से भी मिलता है, लग्जरी, विलासिता, लग्जरियस लाइफ फोर्थ हाउस दिखाता है। लिख लीजिए। अब लग्जरी आपके पास है, यानी लग्जरी आपके लिए क्या है? लग्जर, जिसके पास भी लग्जरी है, वो एक तरह का उसके लिए एसेट है ना, निधि, एक तरह का एसेट। विलासिता एक तरह का एसेट है, निधि है, जो सबको प्राप्त नहीं होता। तो फोर्थ हाउस दिखाता है एसेट, जो भी आपके पास एसेट हो। प्रॉपर्टी भी एक तरह का एसेट होता है ना, है कि नहीं? अब लग्जरी क्या होता है, एसेट क्या होता है? व्हीकल। पहले के जमाने, आज के जमाने में तो नहीं है, लेकिन पहले के जमाने में साइकिल भी आ जाता था ना गांव पे, कि किसी के यहाँ साइकिल भी है, अरे बहुत बड़े आदमी साइकिल रख ले बातन, है कि नहीं? उत्तर प्रदेश में तो था गांव देहात में। तो हर प्रकार का व्हीकल हो गया, गाड़ी घोड़ा, द्विपहिया, ये सब दिखाता है फोर्थ हाउस। तो फोर्थ हाउस वाहन भी एक तरह का लग्जरी का आइटम ही होता है। जिसके पास वाहन है, उसके पास सुविधा है, कहीं भी जा सकता है। अब हम लोग अगला देखते हैं। अगला क्या होगा? फिफ्थ हाउस, जिसको कहते हैं पंचम भाव। अब आप लोग नोट करिए कि जो फिफ्थ हाउस होता है, वो होता है बुद्धि भाव।